नमस्कार दोस्तों। तो आप सब लोग तैयार हैं आज बातचीत करने के लिए? बिल्कुल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बातचीत करने के लिए, इस डिस्कशन को सुनने के लिए तैयार हैं। और आपसे उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, सवाल पूछें या कोई ओपिनियन हो तो उसको भी लिखें। तो इसी के साथ आज की बातचीत जो कि एक ऐसे टॉपिक पर है जो बहुत ही डिमांडिंग है। बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इस पे आप वीडियो बनाइए, डिटेल में उसका डिस्कशन करें। और उस बात को मैं बहुत दिन से सोच रहा था, कुछ चीज़ों में व्यस्त था, इस वजह से मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा था। लेकिन सबसे पहले उस वीडियो पर उस कंटेंट को डिस्कस करने से पहले, टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसको 2 वॉल्यूम में, 2 लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे, इस पे बात अपनी रखेंगे, क्योंकि ये लीगल इशू है और लीगल इशू पर थोड़ा डिटेल में, और जजमेंट भी काफ़ी बड़ा है। तो आप इस बात से समझ गए होंगे कि हम एक जजमेंट की बात करने जा रहे हैं, और बहुत ही चर्चित जजमेंट है। आप जानते हैं उस जजमेंट का नाम है, या जो जनरली पॉपुलरली जाना जा रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट आया, उस जजमेंट के ऊपर चर्चा हम लोग करेंगे 2 वीडियोज़ में। पहला वीडियो होगा जिसमें कुछ बातों को मैं रखूँगा, जैसे क्या बैकग्राउंड रहा है इस केस का, दूसरा कि क्या स्कीम था, जो ईबीएस स्कीम जिसको कहते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, क्या था, क्या वैसी बात थी जिसकी वजह से इस पर इतना चर्चा हुआ, केस फाइल हुआ, फिर डिसीजन हुआ, बाकी चीज़ें को भी उसमें डिस्कस किया जाएगा। फिर जो ऑब्जेक्शंस रेज किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इस स्कीम को लाने से पहले, वो बहुत इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग जो पहला वीडियो होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे लॉज में बदलाव किए गए, क्यों बदलाव किए गए, क्या बदलाव किए गए, इसकी चर्चा, और इस केस में क्या इशू था, इसकी चर्चा पहले वीडियो में हम करेंगे। कोशिश करेंगे डिटेल डिस्कस करने का, टाइम को देखते हुए। और जो सेकंड लेक्चर होगा उसमें पार्टियों के, जो भी पार्टीज थे, उसका क्या आर्गूमेंट रहा, ठीक है, दोनों पार्टी ने क्या क्या आर्गूमेंट्स किया, फिर उसके बाद क्या कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, क्या ऑब्जर्वेशन दिया, और उसके बाद का क्या डेवलपमेंट हुआ, जो डायरेक्शन मिला था एसबीआई को जो डिटेल जमा करने का, उस पर क्या हुआ, और अभी उसका क्या कंक्लूजन है। बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स उस डेटा को पब्लिश कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, उसका क्या ऑब्जर्वेशन है, उसका क्या इनपुट है। मैं आपके सामने इस 2 वीडियो में इस बात को, इस इलेक्टोरल बॉन्ड वाले केस के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग को ये जान लेना होगा कि यह एक केस है जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के संविधान के बेंच ने, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी कहते हैं, 5 जजों के बेंच ने इस केस को डिसाइड किया है। केस के नाम की बात करें तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इस केस का नाम है, ठीक है। तो उस टेक्निकल डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे कि क्या टेक्निकल डिटेल है, बस आप इतना जानिए कि इस स्कीम को, या इस स्कीम को लाने के लिए जिस लॉ, फिनांस एक्ट जिसको हम कहते हैं, फिनांस एक्ट जो 2017 पास किया गया था, उसके द्वारा जिन कानूनों में बदलाव किए गए, जैसे सबसे पहला कानून कौन था, ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले इस केस के अंतर्गत फिनांस एक्ट चैलेंज किया गया 2017, जिसके द्वारा इस स्कीम को लागू किया गया। फिर आरबीआई एक्ट 1934, जिससे आरबीआई गवर्न होती है, उसको चैलेंज किया गया, उसमें जो अमेंडमेंट किया गया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951, 1951, उसको भी चैलेंज किया गया। और इनकम टैक्स एक्ट 1961 और कंपनीज एक्ट 2013। मतलब इस फिनांस एक्ट के द्वारा, एक कानून के द्वारा, जिसे इंडियन पार्लियामेंट पास करती है, और उस पास करके इन चारों पांचों कानूनों में जो बदलाव किया जाता है, इसके संवैधानिकता को, इसके लीगलिटी को, इसके वैधता को सिंपल शब्दों में कहें तो सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत
अनुच्छेद 32 है, जिसमें अगर किसी का मौलिक अधिकार का हनन होता है, अगर राज्य करता है, राज्य की एजेंसियां करती हैं, राज्य की संस्थाएं करती हैं, तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो इसके अंतर्गत इन कानूनों को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने। अब ये जानने के बाद आपको ये समझना कि इस आखिर केस का बैकग्राउंड क्या है। तो आप ये ध्यान दीजिए और समझना आपको होगा कि सबसे पहले आपको ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझना होगा कि आखिर क्यों इन सारे कानूनों में बदलाव किया गया। तो सबसे पहले आप समझिए कि आरबीआई एक्ट 1934 का सेक्शन 31 है, जो ये कहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल गवर्नमेंट तब जब वो आरबीआई के द्वारा अथोराइज हो, तब कोई बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट फॉर द पेमेंट ऑफ मनी टू बियरर ऑफ एनी नोट और बॉन्ड, मतलब अगर किसी बियरर को यानी धारक को कोई पैसा देना है, कोई बॉन्ड देना है या उस पे उसको पैसा मिलना है, तो ये काम केवल बियरर, अब ध्यान दीजिएगा, बियरर बॉन्ड या नोट केवल आरबीआई या भारत सरकार आरबीआई के परमिशन से ही दे सकती है। आपको ये समझना होगा कि बियरर का क्या मतलब हुआ। यहाँ बियरर का मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा बॉन्ड या ऐसे पेपर का है या नोट का है जिस पे सरकार कहती है कि हम इसका गारंटी देते हैं, मतलब उतना पैसा पेमेंट का, अगर वो कागज का टुकड़ा आप हमारे सामने लाके प्रोड्यूस करें। जैसे एग्जांपल लीजिए, नोट क्या है? जो नोट आपका करेंसी नोट होता है उस पर क्या लिखा होता है, क्या वैल्यू है उसका? क्योंकि सरकार का उस पर मोहर है, आरबीआई का मोहर है, और उस पर लिखा होता है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। आप देखिएगा नोट पर, वो एक तरह का प्रोमिसरी नोट होता है। तो प्रोमिसरी नोट इशू करने का अधिकार किसको है? आरबीआई को। तो अगर इस तरह का नोट या बॉन्ड इशू करने का उसे अधिकार है, भारत सरकार को है इस कानून के अंतर्गत, तो इसे बदलना पड़ेगा ना। तभी तो हम इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करेंगे, ताकि कोई दूसरा भी बैंक उस तरह का बॉन्ड इशू करे और किसी को बेच सके और कोई और खरीद सके। तो बाकी किसी बैंक को तो ये पावर नहीं था। तो इसके सेक्शन 31 में भारत की सरकार के द्वारा पार्लियामेंट में जो फिनांस एक्ट लाया गया उसमें बदलाव किया गया। ठीक है। फिर इसके बाद बाकी कानूनों में भी जो भी कानून थे, जैसे कंपनीज एक्ट 1956, तो शुरुआती दौर में अगर आप देखें तो जो पार्टियां, जो कॉरपोरेट सेक्टर या कंपनीज किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देना चाहती थी, तो उसका एक लिमिट फिक्स किया गया था। लिमिट फिक्स करने के साथ साथ जो शेयर होल्डर्स है, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसमें आपको डिटेल दिखाना होता था कि कौन कंपनी किस पार्टी को कितना पैसा दी है और कहाँ से दी है, उसका पार्टिकुलर्स, उसका डिटेल बताना पड़ता था। उसका भी लिमिट फिक्स किया गया था। जैसे कंपनीज एक्ट 1960 का अगर हम बात करें तो इसमें यह कहा गया है कि प्रोविजन स्टिपुलेटेड दैट कंपनी कैन नॉट कंट्रीब्यूट टू एनी पॉलिटिकल पार्टी एंड टू एनी इंडिविजुअल और बॉडी फॉर एनी पॉलिटिकल पर्पस अमाउंट्स एक्सीडिंग 25,000 रुपीज इन फिनेंशियल ईयर और 5% ऑफ इट्स एवरेज नेट प्रॉफिट्स ड्यूरिंग 3 फिनेंशियल ईयर्स इमीडिएटली प्रोसीडिंग द कंट्रीब्यूशन। मतलब लिमिट फिक्स किया गया है, लेकिन अगर उस लिमिट को हटाना है किसी सरकार को तो इस कानून में बदलाव करेगी। तो इसी तरह से ये जो कानून लाया गया, इस कानून के द्वारा ये लिमिटेशन जो था कंपनीज एक्ट के अंतर्गत, उसको पूरी तरह से हटा दिया गया। समझ रहे बात को? तो इसके लिए इस कानून में अमेंडमेंट करना था। इसके साथ साथ आप देखिए, इसमें अमेंडमेंट करने के बाद सरकार को क्या करना था, किस लॉ में अमेंडमेंट करना था। इसके बाद कंपनी एक्ट के बाद, जैसे सेक्शन 182 था कंपनी एक्ट का, उसमें ये प्रोविजन था पहले कि सब्सटेंटिवली इनकॉर्पोरेट प्रोविजन ऑफ 239 of 1956 as amended in 1985, section 82 enables a company to contribute
any amount directly or indirectly to any political party. Provisions bars a government company or a company which has in existence for less than 3 financial years. तो कहने का मतलब क्या था? कहने का मतलब ये है कि इसमें भी लिमिटेशन प्रिस्क्राइब किया गया था। ठीक है। तो अच्छा, दूसरी बात कि कंपनी एक्ट में यह भी प्रोविजन है कंपनी लॉ में कि कंट्रीब्यूशन कैन बी मेड ओनली ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इशू अ रिजोल्यूशन अथोराइजिंग द कंट्रीब्यूशन एट अ मीटिंग। सच अ रिजोल्यूशन शैल सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन ऑफ सेक्शन बी डीम्ड टू बी इन जस्टिफिकेशन फॉर लॉ मेकिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन अथोराइज्ड बाय द बोर्ड। मतलब उसको आपको पास कराना था। तो ये सारे जो हर्डल्स थे सरकार के ऊपर, वो हर्डल्स हटाना था। और इस तरह से ये फिनांस एक्ट 2017 जो था, जिसको वित्त विधेयक हम लोग कहते हैं, उसने क्या किया कि कंपनी लॉ में प्रोविजन किया और क्या बदलाव किया? वो ये किया कि जो भी कॉरपोरेट या कंपनी के ऊपर कोई लिमिटेशन था कि इतना चंदा देना है, इतना परसेंटेज प्रॉफिट का देना, वो सारे लिमिटेशन को हटा दिया, मतलब अनलिमिटेड कर दिया, पहला चीज। फिर इसने क्या किया कि जो डिस्क्लोजर करना था कि जो पेमेंट आप दे रहे हैं फिनेंशियल ईयर में, उसका टोटल डिटेल आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप बताइए कि कितना आपने दिया है, उसको भी हटा दिया। क्या कर दिया कि आप टोटल केवल बता दीजिए, बाकी डिटेल देने की जरूरत नहीं। आप समझिएगा इस पॉइंट को, बाद में फिर आएगा। फिर उसके बाद क्या किया? इसके बाद ये इसमें लिखा हुआ है, बोला गया है जजमेंट में कि सब सेक्शन 3A was introduced by which a company could contribute to a political party only by a check, bank draft or electronic clearing system. The provision to subsection states that company may also contribute through any instrument issued pursuant to any scheme notified under any law for time being enforced for contribution to the political parties. तो कोई इंस्ट्रूमेंट अगर इशू किया जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट किसी स्कीम के द्वारा अगर ऐसा करने का वो किया जाता है, तो भी वो उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, जिसका एग्जाम्पल है इलेक्टोरल बॉन्ड, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद ये बात आया कि भाई हम ये जस्टिफिकेशन दिया गया या कहा गया सरकार के द्वारा कि भाई हम ब्लैक मनी को कर्व करना चाह रहे हैं, इस वजह से हम चाहते हैं कि टैक्स लॉ में भी बदलाव हो। ठीक है, तो टैक्स लॉ में बदलाव करके क्या किया जाएगा? तो टैक्स लॉ में अगर हम बदलाव करेंगे तो उनको जो एग्जेम्पशन मिलता है, उस एग्जेम्पशन को या उससे ये प्रमोट हम करेंगे कि वो लोग ब्लैक मनी जो है वो ना कंट्रीब्यूट करेंगे, जो जेन्युइन पैसा है उस पैसे को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके वो पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट करेंगे। तो इसमें पहले क्या होता था कि अब पॉलिटिकल पार्टीज को सारा डिटेल देना होता था कि आपके पास कहाँ से कौन सा इनकम आ रहा है, वो आपको बताना पड़ता था। आपको ये रिकॉर्ड मेंटेन करना होता था वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन का, कि अगर 20,000 से ज़्यादा आपके पास पैसा आ रहा है तो उसका डिटेल आप बताइए, तब आपको एग्जेम्पशन मिलेगा इनकम टैक्स में। तो और उसका एक अलग से ऑडिटर होता था, ऑडिट उसको करता था। ठीक है, उसको भी हटाने का होता। तो क्या चेंज किया गया? फिनांस एक्ट इसमें क्या किया कि इसमें कुछ बदलाव किए। अब क्या इसने बदलाव किया? 13A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में, द पॉलिटिकल पार्टी वाज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ कंट्रीब्यूशन इफ कंट्रीब्यूशन वाज रिसीव्ड बाय इलेक्टोरल बॉन्ड। लीजिए, पहले तो आपको रिकॉर्ड दिखाना था ना, वो रिकॉर्ड ही हटा दिया गया, ऑब्लिगेशन ही खत्म कर दिया गया। अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के वो कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, तो आपको कुछ डिटेल रखने की जरूरत ही नहीं है, आप फ्री हैंड है, आपको कोई डिटेल नहीं देना, पॉलिटिकल पार्टी को डिटेल नहीं देना। फिर क्या इसने बदलाव किया कि पॉलिटिकल पार्टी मस्ट रिसीव अ डोनेशन इन एक्सेस ऑफ 2,000 रुपीज ओनली बाई अ चेक, बैंक ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम और थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड। तो अगर 2,000 से ऊपर अगर पेमेंट आपको मिलना है, पॉलिटिकल पार्टीज को मिलना है, तो या तो चेक से मिले, बैंक ड्राफ्ट से मिले, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग से मिले या इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले। ठीक है, उसी तरह से फिर ट्रांसपेरेंसी के सेंस में क्या किया गया? जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में भी बदलाव किया गया। तो आपको ये मैं टाइम सेव करने के लिए बता दूं
कि सरकार को जो भी लग रहा था हर्डल, कि इलेक्टोरल बॉन्ड के स्कीम में जो भी हर्डल आ सकता था उसको हटाने के लिए, मतलब उस स्कीम को लागू करने के लिए जितनी बाधाएं थी उस सारे बाधाओं को इन कानूनों में मॉडिफिकेशन करके हटा दिया गया, ताकि बाद में कोई लीगल चैलेंज उसको ना मिले, राइट। और इसको आप ध्यान रखिएगा कि इन सारी चीज़ों को आपको पूरे इलेक्टोरल सिस्टम के कंटेक्स्ट में ध्यान में रखना है, इलेक्टोरल रिफॉर्म डेमोक्रेसी के कंटेक्स्ट में समझना है कि ये कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं। तो इन सारे चीज़ों में जो बदलाव, जैसे आप देखें कि द इफेक्ट ऑफ अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस बाय फिनांस एक्ट टू अबव लेजिस्लेशन इज, तो इसका क्या इफेक्ट्स हुआ इन सारे लेजिस्लेशन को अमेंड करने का, इसमें बदलाव करने का। अ न्यू स्कीम फॉर फिनेंशियल कंट्रीब्यूशन टू द पॉलिटिकल पार्टी इज इंट्रोड्यूस्ड इन फॉर्म ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड, इसीलिए ये अमेंडमेंट किए गए। सेकेंड, द पॉलिटिकल पार्टी नीड टू डिस्क्लोज द कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड फ्रॉम द इलेक्टोरल बॉन्ड। अब देखिए क्या हो गया कि एक तो ये था कि इलेक्टोरल बॉन्ड वो करना था, इस वजह से इस कानूनों में इन कानूनों में बदलाव किया गया। दूसरा, अब किसी पॉलिटिकल पार्टी को जरूरत ही नहीं है कि कहाँ से वो फंडिंग ला के आपको दे रही है, मतलब क्या ट्रांसपेरेंसी रहेगा इससे, ये आगे और हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि कोर्ट कह रहा है कि अब पॉलिटिकल पार्टी को ये ज़रूरत ही नहीं थी कि वो कंट्रीब्यूशन जो रिसीव किए हैं लोग उसको डिस्क्लोज करें, नहीं दिखाने की ज़रूरत थी। उसके बाद का क्या नतीजा हुआ, और क्या नतीजा हुआ कि कंपनी आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज द डिटेल्स ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड इन एनी फॉर्म। किसी कंपनी को ये ज़रूरत नहीं थी कि वो सोर्स डिस्क्लोज करे कि कहाँ से वो कंट्रीब्यूशन दे रही है, चाहे कहाँ से वो, क्या उसका डिटेल है, अब कुछ भी डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। और चौथा इसका इम्पैक्ट ये हुआ इन बदलावों का कि अब कितना भी फंडिंग किया जा सकता था, मतलब अनलिमिटेड कॉरपोरेट फंडिंग इज पॉसिबल, परमिसिबल। और इसी आधार पर जब इस स्कीम के आने से पहले जब ये चीज़ें चल रही थी तो इस पे आरबीआई ने और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑब्जेक्शन किया था। अब उस ऑब्जेक्शन को सुनिए। और आरबीआई ने पार्ट 1 के इस जजमेंट में ही, पार्ट 1 ऑफ दिस जजमेंट, ऑब्जेक्शन ऑफ आरबीआई इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, पैराग्राफ दिया है। मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करके सीधे स्कीम पर आऊँगा। तो इसमें कहा गया कि ऑन 2 जनवरी 2017, मतलब 2 जनवरी 2017 को आरबीआई ने लेटर लिखा ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस कि जो आप ये प्रपोजल लेके आए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के द्वारा इशू करने का, ये जो है आरबीआई के अधिकार के ऊपर या उस कानून का उल्लंघन होगा, उस पर उसने ऑब्जेक्शन जारी किया और कहा कि अमेंडमेंट वुड इनेबल मल्टीपल नॉन सॉवरेन एंटिटीज टू इशू बियरर इंस्ट्रूमेंट्स। हम और बताएंगे कि इसका डेफिनेशन क्या है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड था। तो इसका आरबीआई कह रही कि जो पावर हमारे पास है नोट इशू करने का, बॉन्ड इशू करने का, अगर ये सब लोग करने लगे, कमर्शियल बैंक करने लगे, तो हमारा पावर खत्म हो जाएगा, अंडरमाइन हो जाएगा। और इस तरह का अगर ये चीज़ें अगर की जाती हैं जिसमें अनलिमिटेड कॉरपोरेट फंडिंग हो, कोई सोर्स डिस्क्लोज नहीं हो, जो कमर्शियल बैंक है वो बैंक नोट और बॉन्ड इशू करने लगे, तो हमारी अथॉरिटी तो ख़त्म ही होगी। इसके साथ साथ क्या होगा कि कहीं से जो सेल कंपनीज है, मनी लॉन्ड्रिंग जो करके वो कर रहे हैं, क्योंकि बियरर बॉन्ड है। बियरर बॉन्ड में क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो बॉन्ड को रखा है और किसी बैंक के पास जाएगा जो अथोराइज है कि भाई हाँ हम इनको इनकैश कराना चाहते हैं तो हम करा सकते हैं। मतलब जैसे नोट आपके पास है, तो नोट अगर आपके पास है तो आप रखें चाहे हम रखें, 10 रुपये का या 100 रुपये का नोट हम रखें तो क्या उस पर नाम तो नहीं लिखा हुआ है ना मेरा, हम कहीं भी जा करके उसको भंजा सकते हैं, कुछ खरीद सकते हैं। क्या जो लेने वाला वो जान रहा है क्या कि हम नोट कहाँ से चुरा के ला रहे हैं कि कहाँ से ले रहे हैं? आरबीआई ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया कि अगर आप डिस्क्लोजर करना ही उसको ट्रांसपेरेंट, मतलब बताना कि हम कहाँ से ये पैसा दे रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, अगर ये मैंडेटरी ही नहीं रहेगा तो फिर ये तो फिनेंशियल सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा।
तो इस ऑब्जेक्शन को उसने उठाया और कहा आरबीआई ने, दो द आइडेंटिटी ऑफ पर्सन और एंटिटी परचेजिंग द बियरर बॉन्ड विल बी नोन बिकॉज ऑफ नो योर कस्टमर रिक्वायरमेंट, द आइडेंटिटीज ऑफ द इंटरेस्टिंग intervening personality entities will not be known. This would impact the principle of preservation of money laundering act 2002। क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए कि हमने एज ए बियरर उस बॉन्ड को एसबीआई के ब्रांच से खरीदा, खरीदने के बाद हम किसको दे रहे हैं, क्या किसी को पता है क्या कि आगे चल करके हमको पैसा दे करके वो बॉन्ड कोई और ले लिया, कोई और कंपनी ले ली, सेल कंपनी, या आप कहें कि वैसी कंपनी जो टैक्स हेवन में काम करती हैं, और उसके बाद वो किसी पार्टी को दे दी और वो उसको इनकैश करा लिया। क्या इसकी गारंटी है कि हमारे खरीदने के बाद वो किसके किसके पास जाएगा और उसमें मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होगा, मतलब ब्लैक मनी को वाइट करके उसको नहीं दिखाया जाएगा? इसकी क्या गारंटी है? आरबीआई ने ये ऑब्जेक्शन उठाया था। ये आप पेज नंबर जो 13 है उस पर देख सकते हैं जजमेंट के। हाँ, ये चीज कहा गया कि जो खरीदेगा उसका केवाईसी रखना है, लेकिन उसका डिस्क्लोजर करना तो मैंडेटरी नहीं था। वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे कि बिना कोर्ट के किसी डायरेक्शन के वो किसी को केवाईसी कोई बैंक डिस्क्लोज नहीं करेगा, एसबीआई डिस्क्लोज नहीं करेगी, या कोई इन्फोर्समेंट एजेंसी है वो अगर मांगती है तभी मिलेगा। किसी पब्लिक के लिए वो ओपन नहीं है कि कौन लिया है बियरर बॉन्ड, कौन खरीदा है बियरर बॉन्ड। यही तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है इस केस, उस पर हम लोग आएंगे। फिर उसके बाद आरबीआई ने अपना ऑब्जेक्शन दिया, लेकिन उसको नहीं माना गया। उसमें यह कहा गया कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस ने यह कहा कि हम, मतलब ये डिस्क्लोजर वाली बात जो थी कि आप डिस्क्लोज क्यों नहीं करना चाहते सबका नाम, तो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस ने रिप्लाई ये कहा था कि यही तो इस लॉ का, इस स्कीम का पर्पज है कि हम ये डिस्क्लोज ही नहीं करना चाहते कि किसने कंट्रीब्यूशन किया है, किसने बॉन्ड खरीदा है। तो आप समझ सकते हैं वो आने वाले उसमें हम लोग इसको फिर से डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद आप इसका बात करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, उसने भी इस पर ऑब्जेक्शन किया। उसने भी इसने 26 मई 2017 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रोट टू मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस दैट अमेंडमेंट टू आईटी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट एंड कंपनी एक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय फिनांस एक्ट विल हैव अ सीरियस इम्पैक्ट ऑन ट्रांसपेरेंसी, serious impact on transparency of political finance and funding of the political parties। अब समझिए इस बात को। The letter notes that the amendment to Representation of People Act by which donations through electoral bond were not required to be disclosed is a retrograde step towards transparency of donations। आप समझिए इस पे कितना बड़ा इसका कमेंट है कि ये बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, और इस तरह का जो ये स्टेप है ये रिग्रेसिव स्टेप है, इस तरह का स्टेप नहीं लिया जाना चाहिए। जबकि इसको ये कहा गया कि ये चीज़ें जो हम कर रहे हैं ये ट्रांसपेरेंसी के लिए कर रहे हैं, जबकि ये एजेंसियां साफ साफ कह रही हैं कि ये इलेक्टोरल रिफॉर्म या डेमोक्रेसी को मजबूत करने के बजाय कमज़ोर करने जा रहा है आपके डेमोक्रेसी को, इलेक्टोरल प्रोसेस को। उस पे हम लोग हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन अब इसके बाद हम सीधे उस स्कीम पर आते हैं। जो स्कीम है ये तो ऑब्जेक्शन का बाद हुआ, स्कीम आने से पहले आरबीआई ने ऑब्जेक्शन किया, इलेक्शन कमीशन ने ऑब्जेक्शन किया। अब थोड़ा सा आप समझिए इस स्कीम को, और तब जब हम लोग इशू पर आएंगे तब आपको क्लियरली समझ में आएगा। 2-4 मिनट अगर वीडियो ज़्यादा होगा तब भी आप इस चीज़ को देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब इसके पैराग्राफ आप या पेज नंबर आप 18 में देखेंगे तो इस स्कीम के बारे में एक्सप्लेन किया गया कि ऑन 2 जनवरी 2018 द मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस इन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स नोटिफाइड द इलेक्टोरल स्कीम 2018 इन एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर सेक्शन 31 क्लॉज 3 ऑफ आरबीआई एक्ट। 2 जनवरी 2018 को मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को 2018 को नोटिफाई किया। किस सेक्शन के अंतर्गत? सेक्शन 31 क्लॉज 3 ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। अब देखिए, आप परिभाषा समझिए।
यहीं पे परिभाषा दिया हुआ है कि इलेक्टोरल बॉन्ड इज अ बॉन्ड। बॉन्ड एक तरह का पेपर, एक तरह का पेपर इन बॉन्ड इशूड इन नेचर ऑफ प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट की तरह वो होता है। प्रोमिसरी नोट को ऐसे एकदम सिंपल भाषा में समझिए कि मान लीजिए कि ये पेज है और इस पेज पर हमारा कोई किसी के प्रति, आपके प्रति ऑब्लिगेशन है। हमने कहा कि हम आपको इतना 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 रुपया इस डेट को, इतना अमाउंट आपको दे दूंगा, और आप वो ले लिए। यह एक तरह का एग्रीमेंट हो गया। और जब वो डेट आएगा तो आप हमसे मांगने आएंगे कि हाँ भाई आप ये प्रोमिस किए थे तो ये हमें पैसा दे दीजिए। अच्छा, ये भी हो सकता है कि उस प्रोमिसरी नोट पर ये लिखा हुआ हो कि हम आप ही को पैसा देंगे, या ये लिखा हुआ कि कोई भी ये नोट लेके आएगा क्योंकि उस पर मेरा साइन है, डेट है, तो हम पैसा दे देंगे। तो अगर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, ऐसा ही वो ब्लैंक है, बिना नाम के है, तो जिसके पास भी वो प्रोमिसरी नोट जाएगा वो व्यक्ति आकर के हमसे पैसा मांग सकता है। यही चीज होता है इस बॉन्ड में, लिखा हुआ है कि बॉन्ड इशूड इन नेचर ऑफ प्रोमिसरी नोट विच इज बियरर बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब बियरर की तरह वो बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट होगा, मतलब एक बैंक का इंस्ट्रूमेंट होगा, एक कागजात होगा, एक कागज होगा जो बियरर के तरीके का होगा, जिसपे किसी का नाम मेंशन नहीं रहेगा, ठीक है, एंड डज नॉट कैरी द नेम ऑफ बायर, लिखा हुआ है इसमें कि उस पर किसी का नाम नहीं होगा। मान लीजिए एक एग्जाम्पल की तरह ऐसे समझिए कि हमको इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना है। हम गए, हमारा केवाईसी वो बैंक रखेगा कि हम कौन है, कौन सी कंपनी है, कहाँ रहते हैं, ये सारी चीज़ें वो रखेगा, लेकिन वो बॉन्ड जो है ना उस पर हमारा नाम नहीं लिखा हुआ होगा। देखिए क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, नाम नहीं लिखा रहेगा। हमने खरीदा, हम किसी को दे सकते हैं, पैसा कोई और दे सकता है। मान लीजिए हमने 1 करोड़ का बॉन्ड खरीदा, हमको कोई दूसरा पार्टी पैसा दे दिया कि आप ये हमको बॉन्ड दे दीजिए, हम आपको रिपे कर दे रहे हैं। अब वो कितने लोगों के पास जा करके उस पॉलिटिकल पार्टी के पास पहुंचेगा, वो कितना पैसा ब्लैक से वाइट हो रहा है, इसकी कौन गारंटी देगा? इसकी कोई गारंटी नहीं है इसमें। यही 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 पॉइंट है, समझिएगा कि प्रोमिसरी नोट, ये इलेक्टोरल बॉन्ड है एक बॉन्ड जो कि प्रोमिसरी नोट के नेचर का होता है, जो कि एक बियरर बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जिस पे किसी का नाम नहीं रहेगा और वो कोई भी बंदा खरीद सकता। तो स्कीम क्या था, ये डेफिनेशन के बाद आप समझिए कि बॉन्ड में भी परचेज बाय अ पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इनकॉर्पोरेटेड और एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। पर्सन इंक्लूड्स, मतलब कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो सिटीजन भी हो सकता है, नॉन सिटीजन भी हो सकता है, मतलब कंपनी भी हो सकती है जो भारत में स्थापित है। पर्सन में कौन शामिल होता है, एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो सकती है, कंपनी हो सकती है, फर्म हो सकती है, और कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स होते हैं। या ये भी आप समझिए कि इसमें वो भी व्यक्ति शामिल है जो भारत में कोई कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं है, मतलब किसी फॉरेन कंपनी के द्वारा भी किया जा सकता है, भले वो इंडिया में रजिस्टर्ड है, कोई अमेरिका की कंपनी, कहीं की कंपनी अगर चाहे तो ये कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं इस बात, और कुछ भी डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। एंड एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन नॉट फॉलोइंग एनी ऑफ अबव कैटेगरीज, कोई एजेंसी, कोई ब्रांच, किसी पर्सन के द्वारा अलग कंट्रोल किया गया, तो ये सारे लोग आपको इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के पॉलिटिकल डोनेशन कर सकते हैं। फिर अन इलेक्टोरल बॉन्ड कैन ओनली बी इनकैश्ड बाय एन एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टी। तो कोई एलिजिबल जो पॉलिटिकल पार्टी वही कर सकती है, और कौन एलिजिबल होगा, जो कि पार्टी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 के सेक्शन 29A में रजिस्टर्ड हो, और नहीं जो रजिस्टर्ड है उसके लिए क्या, उसको नहीं मिलेगा। तो जनरली रजिस्टर्ड ही होती है और तब रिकॉग्नाइज्ड होता है। एंड नाउ टू हैव सिक्योर्ड नॉट लेस देन 1% ऑफ द वोट्स पुल्ड इन लास्ट जनरल इलेक्शन टू हाउस ऑफ पीपल और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। ये बहुत खतरनाक है। मान लीजिए कि कोई पार्टी ऐसी है जो रीजनल पार्टी है जिसके पास 1% नहीं वोट आ रहा, लेकिन उससे उसका लेजिटिमेसी तो खत्म नहीं हो जाता कि वो डेमोक्रेसी में सर्वाइव करे, वोट मांगे और कैंडिडेट उतारे। लेकिन अगर 1% से कम उसको वोट आया है तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड इनकैश नहीं करा सकती है, ठीक है।
इसके साथ साथ ये बैंक अकाउंट के थ्रू ही ट्रांसफर होगा। अनएलिजिबल पॉलिटिकल पार्टी कैन इन केस ऑफ बॉन्ड ओनली थ्रू अ बैंक अकाउंट विथ अन अथोराइज्ड बैंक स्कीम आई नोटिफाइड द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज बैंक, जिसके थ्रू आपको करना है। फिर ये बायर जो होता है उसका केवाईसी देना पड़ेगा। केवाईसी नॉर्म्स जो हैं ये हमने आपको क्लियर किया। फिर उसके बाद कि ये जो पेमेंट फॉर इशुएंस ऑफ बॉन्ड आर एक्सेप्टेड इन इंडियन रुपीज थ्रू डिमांड ड्राफ्ट, चेक, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम और इनडायरेक्ट डेबिट टू बायर्स अकाउंट वेयर पेमेंट इज मेड बाय चेक और डिमांड ड्राफ्ट इट मे बी ड्रॉन इन इशूइंग बैंक एट प्लेस ऑफ इशू। फिर इसमें बताया कि कैसे कैसे उसको इशू कर सकते हैं, और बाकी बायर्स का वो जो एनेक्चर है उसमें पूरा डिटेल उसने दे रखा है, तो उस पर हम ज़्यादा वो नहीं जाते हैं। तीसरी बात कि ये नॉन रिफंडेबल होता है, ठीक है। तो अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय बायर जो बॉन्ड खरीद रहा है इज टू बी ट्रीटेड एज कॉन्फिडेंशियल बाय अथोराइज्ड बैंक। अब समझिए यहाँ पे मजेदार बात, हमने बॉन्ड खरीदा तो वो जो इंफॉर्मेशन केवाईसी के रूप में उस बैंक के पास है वो कॉन्फिडेंशियल होगा। इट शैल बी डिस्क्लोज्ड ओनली व्हेन डिमांडेड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट और अपॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल केस बाय एनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। यहाँ पे समझिए ये बहुत बड़ा इशू है इस केस में कि जहाँ हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बॉन्ड खरीदा वो इन्फॉर्मेशन केवाईसी कॉन्फिडेंशियल है। वो आपके कहने, किसी सिटीजन्स ऑफ इंडिया के कहने पर इंफॉर्मेशन उसका नहीं मिल सकता कि किसने बॉन्ड खरीदा है। वो केवल कब मिलेगा, जब कोई कोर्ट कहेगा या कोई क्रिमिनल केस किया गया है किसी एजेंसी द्वारा सरकार के, जैसे सीबीआई, ईडी, तभी वो डिस्क्लोज होगा। जबकि आर्टिकल 19(1) कहता है कि राइट टू इंफॉर्मेशन हमारा फंडामेंटल राइट है। डेमोक्रेसी में कैंडिडेट के बारे में जानना, पार्टियों के बारे में जानना, उनके फंडिंग के बारे में जानना हमारा अधिकार है। तो क्या इस कॉन्फिडेंशियलिटी से वो अधिकार प्रभावित नहीं होता? ये बहुत बड़ा मुद्दा है उसमें, जो हम लोग इशू में डिस्कस करेंगे। तो ये मेन मुद्दा है, ये बड़ा इशू है, सबसे बड़ा इशू है कि आप उसके इंफॉर्मेशन को किसी सिटीजन ऑफ इंडिया को नहीं देंगे, वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा। तो हमको पता कैसे चलेगा कि कौन कैंडिडेट कहाँ से फंडिंग लिया है, कौन पार्टी कहाँ से फंडिंग ली है? ये बहुत बड़ा इशू है इस केस में, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर ये कहता है कि नो इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन बॉन्ड, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद अब देखिए, तो इस तरह से जो ये प्रोसीडिंग को किया गया, इस प्रोसीडिंग को या इस स्कीम को जब लाया गया तो इन सारे चीज़ों को इंक्लूड करने के लिए इन कानूनों में बदलाव किया, जो इसको लिस्ट एक दिया गया। जैसे सेक्शन 135 ऑफ फिनांस एक्ट जो है एंड कोरस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट किया गया आरबीआई एक्ट में। फिर उसी तरह से सेक्शन 137 के द्वारा जो है फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट के सेक्शन 29C में बदलाव किया गया ताकि इस स्कीम को लागू किया जा सके, क्योंकि ये सारे कानून इसको लागू करने में रोड़ा बन सकते थे, ठीक है। और इस तरह से ये कोर्ट में चैलेंज किया गया, राइट। और ये चैलेंज किया गया कि इससे जो आपका इलेक्टोरल प्रोसेस है, जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जो चुनने की प्रक्रिया है कैंडिडेट्स को, रिप्रेजेंटेटिव्स को, ये प्रभावित होगा। और इस तरह से आप देखें कि ये मुद्दा जो है कोर्ट के सामने लाया जाता है और कोर्ट में इस स्कीम को चैलेंज किया जाता है कि यह स्कीम आर्टिकल 14 को वायलेट करती है, समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है, साथ ही साथ आर्टिकल 19 का उल्लंघन करती है ये स्कीम। और ये इशू, दो इशू हैं, ठीक है। क्या है हम पढ़ देते हैं तब एक्सप्लेन करते हैं। वेदर अनलिमिटेड कॉर्पोरेट फंडिंग टू पॉलिटिकल पार्टीज एज इनविसाज्ड बाय द अमेंडमेंट टू सेक्शन 182 clause 1 of Companies Act infringe the principle of free and fair elections and violate article 14 of the Constitution। सिंपल भाषा में समझिए कि क्या अनलिमिटेड कॉरपोरेट फंडिंग का जो इसमें बात कहेगी कि जो डिस्क्लोज नहीं करना, कितना भी कंपनी चाहे कंट्रीब्यूट कर सकती है, डोनेशन दे सकती है,
ये क्या इस बात का उल्लंघन नहीं है कि जो भारत में फेयर एंड फ्री इलेक्शन करने की हम बात करते हैं, जैसे लेवल प्लेइंग फील्ड आप देने की बात करते हैं, क्या उसका उल्लंघन नहीं है? और दूसरी बात कि क्या ये समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? ये पहला इशू है कोर्ट के सामने, उसको डिसीजन लेना है इस पर। मतलब आप समझिए इस बात को कि फ्री और फेयर इलेक्शन का क्या मतलब हुआ, समानता के अधिकार का क्या मतलब हुआ इस इशू में। अगर कॉरपोरेट फंडिंग अनलिमिटेड होगी तो इसका क्या प्रभाव होगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन पर, इलेक्टोरल प्रोसेस पर, इलेक्टोरल रिफॉर्म पर। जैसे एक बहुत बड़ी पार्टी है जिसको कोई कॉरपोरेट पावर या कॉरपोरेट कंपनी अथाह पैसा देता है, उसका ये पैसे का पावर, और एक रीजनल पार्टी, कमजोर कैंडिडेट, मतदाता जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, जिनसे पैसे जिनका पैसे से वोट खरीदा जा सकता है, तो क्या बराबरी का अधिकार सबको मिलेगा? क्या बराबरी का अधिकार उन कैंडिडेट्स को मिलेगा जो उन लोगों का मुद्दा उठाते हैं जो समाज में पिछड़े हैं या जिनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है? ये सारी चर्चाएं इसमें आएंगी। तो क्या यह समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? और इतना फंडिंग अगर कोई कर रहा है, किसी पार्टी को कर रहा है, तो क्या फ्री और फेयर इलेक्शन हो सकता है? क्योंकि पार्टियां अथाह पैसा खर्च करती हैं बहुत सारी चीज़ों पे, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, चाहे कैंपेन हो, वोट खरीदना हो, रैली करना हो, फ्रीबीज बांटना हो। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इसमें कितना खर्चा होता है। और वो पैसा अगर किसी एक पार्टी को आएगा तो आप बराबरी से चुनाव लड़ने का क्या प्रोसेस रह पाएगा? ये पहला इशू है इस केस में। दूसरा इशू कि वेदर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज under the electoral bond scheme and amendments to section 29C of Representation of People Act, section 182 clause 3 of Companies Act and section 13A subclause B of Information Tax Act are violative of right to information of citizens under article 19(1)A of Constitution। अब जानते हैं कि अनुच्छेद 19(1)A में आपको सूचना का अधिकार है और उसके लिए एक कानून भी है RTI। और आप ये भी जानते हैं कि 2 केसेज आपके यहाँ हुआ है। एक केसेज ADR वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया वो पहले हुआ था, और एक PUCL वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें राइट टू इंफॉर्मेशन कैंडिडेट्स के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में आपका अधिकार है, आपको जानने का अधिकार है, उनके प्राइवेसी से इंपॉर्टेंट आपको जानने का अधिकार है कि लोकतंत्र में कौन कैसा कैंडिडेट है, ताकि आप सही कैंडिडेट का चुनाव कर सकें। तो ये जो क्वेश्चन है कोर्ट के सामने कि जो ये स्कीम प्रोविजन करता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कोई कंपनी कर रही है उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, तो क्या इससे आर्टिकल 19(1)A जो कि राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार देता है, क्या उसका उल्लंघन नहीं होता इस सेक्रेसी की वजह से? क्योंकि RTI एक्ट और राइट टू इंफॉर्मेशन का कंसेप्ट होता है कि डिस्क्लोजर इज रूल एंड सिक्रेसी इज एक्सेप्शन। तो क्या उसका उल्लंघन नहीं है? इन बदलावों के द्वारा जो ये स्कीम लाया गया है, और यही चीज कोर्ट के सामने चैलेंज किया गया कि ये दोनों मुद्दे को आप डिसाइड करिए कि क्या यह स्कीम या जो इन कानूनों में बदलाव करके ये स्कीम लाया गया है, यह फ्री एंड फेयर इलेक्शन का उल्लंघन नहीं है? क्या यह समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? क्या यह सूचना के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? और इसी को 5 जजों के बेंच ने, जिसको संवैधानिक बेंच कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं, उसने डिसाइड किया और इसमें अपना डिसीजन दिया।
तो एक बात आप ध्यान रखिए कि इसको बिल्कुल ही जो सरकार कह रही थी या उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, बिल्कुल एक नए लेवल पर ले जाकर के इसको चैलेंज किया गया है इस स्कीम को, कि क्या यह स्कीम फ्री एंड फेयर इलेक्शन के कंसेप्ट को वायलेट नहीं करता, असमानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता, राइट टू इंफॉर्मेशन का उल्लंघन नहीं करता, और ओवरऑल पूरे चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता यह स्कीम। इसी की चर्चा, इसी का बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, जो इसका नेक्स्ट वीडियो होगा, कि इस दोनों सवाल पर पक्ष का क्या आर्गुमेंट रहा, विपक्ष का क्या आर्गुमेंट रहा, कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन रहा, कंक्लूजन रहा, और क्या डायरेक्शन रहा, और डायरेक्शन के बाद जो डायरेक्शन दिया गया उसका क्या कंप्लायंस हो रहा है, कैसे हो रहा है, और उसके बाद क्या चीज़ें छन के आ रही हैं जिसे हमें और आपको जानना चाहिए पूरे डेमोक्रेसी के संबंध में, पूरे डेमोक्रेटिक व्यवस्था के संबंध में, कि क्या इस तरह का प्रोविजन, इस तरह का स्कीम हमारे डेमोक्रेसी को पूरी तरह से हाईजैक करने की कोशिश कर रहा, बर्बाद करने की कोशिश कर रहा, खास करके वैसे लोगों के लिए बहुत ही बुरा है जो कमज़ोर हैं, पिछड़े हैं, जिनके पास इकोनॉमिक पावर नहीं है। क्या उनका कोई बात सुनने वाला नहीं रहेगा? ये सारे चीज़ों का जवाब आगे के डिस्कशन में हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो करेंगे उसमें करेंगे, और उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में कि पक्ष विपक्ष क्या कहा, कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दिया, किस तरह से सारी चीज़ों को इंटरप्रेट किया गया, और अल्टीमेटली इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक, गैर संवैधानिक करार दिया गया इस अपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ कंक्लूड करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार करेंगे। हम उसमें और बेहतर तरीके से इन सारे इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे, आपके सामने रखेंगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, आपसे ये रिक्वेस्ट करते हुए कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, comment and give your valuable feedback to me so that I could further improve my content and topics. So thank you so much.